हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 9 चैप्टर चल रहा है, जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हमारा पॉइंट बचा है वो ये है कि जिस तरह हमने लास्ट के टॉपिक में देखा कि किसानों को अग्रिम ऋण पे ऋण दिए जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक क्या होता है, ऋण क्यों बंद हो जाता है और क्यों किसान अचानक बहुत ज़्यादा गहरे कर्जे में डूब जाते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दिया गया ऋण का स्रोत सूख गया। और क्यों सूख गया ये? जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। यानी जब अमेरिका से कपास आना बंद हो गया तो 90% कपास वर्ल्ड के अंदर भारत से जाता था, तो भारत अब क्या सपने देखने लगा? विश्व बाजार, जो कच्ची कपास का विश्व बाजार है, उसे अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगा। लेकिन 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, दास राज्यों, जो कि था संयुक्त राज्य अमेरिका, उसको विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है? ऐसा उसने कहा। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घ अवधि ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने और किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। अब एक और तो ऋण का स्रोत सूख गया, यानी ऋण आना बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 30 के दशकों में किया गया और अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था। और इस बंदोबस्त को मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारे रैयत उस हालत में जब कीमतें गिर रही थी और कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसा पूरा कर सकते थे? इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा। लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसी क्षमता में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि कपास अब बंद हो चुका है, अब कहाँ से ये ऋण चुकाएंगे। यहाँ पे एक रैयत अर्जी हम पढ़ लेते हैं। नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है जो करजत तालुकों के मीर गांव के एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दक्कन दंगा आयोग को दी गई थी। साहूकार लोग काफ़ी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। चूँकि हम अपना घर चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हमने उनसे पैसा, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे हमें ये चीज़ें मिलती जाती है, पर बड़ी कठिनाई से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंद पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नगद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती है वह नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती है। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खाते में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते। इस तरह की अर्जी पढ़ के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह रैयतों को बुरी तरह से दबाया जा रहा था, बुरी तरह से उन्हें निचोड़ निचोड़ के लूटा जा रहा था। कि एक तो उनकी राजस्व दरें बढ़ा दी, ब्याज सामान जो भी दे रहे थे इतनी ज़्यादा दरों पे दे रहे थे। उसके बाद भी जब उसका बकाया चुका रहे थे, वो जब फसल आने पे उसका भी उल्लेख कहीं नहीं किया जाता था, तो कितनी बुरी हालत उनकी हो जाती होगी। इसी वजह से ये विद्रोह कहीं ना कहीं उठता है, यही इनका मूल कारण रहता है। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले काफ़ी फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से भी अधिक ब्याज लगा रखा था
और अनेकानेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायतें की थी। यहाँ पे एक भाड़ा पत्र हम पढ़ते हैं, किसानों के साथ किस तरह से ऋण बंद किया जाता था। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो ऋणदाता का ऋण चुकाने में वो असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व, जमीन, गाड़ी या पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन पशुओं के बिना वो आगे खेती कैसे कर सकता था, इसलिए उसने ज़मीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से तो उसके ही थे, फिर भी भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र, किरायानामा लिखना पड़ता था जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि ये पशु और गाड़ियाँ उसकी अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर ये दस्तावेज न्यायालय में मान्य होते थे। नीचे एक ऐसे दस्तावेज का नमूना दिया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्ताक्षरित किया था। यह दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत है। यानी किसान को खुद के ही सामान किराए पे लेने पड़ते थे, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से बेच देगा तो खेती कैसे करेगा, तो उनके नाम करके फिर से भाड़े देके उसे ही अपनी सामान वापस लेता था। मैंने आपको दे ऋण खाते में आपको अपनी लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियाँ, 7 सामान और 4 बैलों के साथ बेची है। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पे लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपये प्रति माह की दर से उनका किराया यानी भाड़ा दूंगा और आपसे आपकी अपनी लिखावट से रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर मैं ये दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। यानी कितनी बुरी तरह से इनको ऋण बंद किया जाता था, एक तरह से ये लिख करके कि रसीद नहीं मिलेगी, फिर भी वो ये दलील नहीं दे सकते कि उन्होंने किराया नहीं चुकाया है। फिर आगे देखते हैं, रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे। अब वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धत्ता बताने की शिकायतें करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य जो था वो बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया। यानी जो ऋणदाता साहूकार होते थे वो किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के बात को अपने पक्ष में रखते थे और रैयत बेचारे हर किसी भी तरह की लगा लो आप उसमें दबते ही जाते थे। और रैयत हर तीसरे साल एक नया बंद पत्र भरवाने लगा। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई राशि, जो शेष राशि होती थी अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न हुआ इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज कर दिया जाता और अब उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। तो देखिए आप कितनी मतलब एक नहीं कई कई तरीकों से उनका शोषण किया जाता था। यहाँ पे दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते तो वे रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते और बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते। ये फायदा था उनके पढ़े लिखे होने का और रैयतों के पढ़े लिखे न होने का। किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। तरह तरह के दस्तावेज और बंद पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए और पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। तो उनके विचार से लेन देन की शर्तें, संविधाएं, दस्तावेजों और बंद पत्रों में साफ साफ सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए और वे विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से प्रवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वो सब इन बंद पत्रों और दस्तावेजों की इस नई व्यवस्था के कारण ही है और उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं, अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते हैं, पर उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। और उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था जो ऋणदाता बंद पत्रों में लिख देते थे। यानी वो क्या लिखते थे वो ही उन्हें नहीं पता होता था। वे तो हर लिखे हुए शब्द से अब डरने लगे थे और मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों को बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। तो एक तरह से इनकी इतनी ज़्यादा मजबूरी हो गई जीवन यापन के लिए भी
अब देखते हैं यहाँ पे कर्ज कैसे बढ़ते गए, ये तो हमने देख ही लिया। एक रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं, जिसमें इस याचिका में एक रैयत ने स्पष्ट किया है ऋणों को दी गई जो प्रणाली है वो कैसे काम करती थी। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंद पत्र के आधार पर 100 रुपये की रकम 3.2 की मासिक दर पर उधार देता है। यानी 3 और 2 लगभग जो 100 रुपये की रकम है वो मासिक दर पे उधार देता है। हर महीने उस पर 3 या 2% ब्याज लगता था। कर्ज लेने वाला इस रकम को बॉन्ड पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि, जिसे मिश्र धन कहते हैं, उसके लिए एक अन्य बॉन्ड पर उसी ब्याज दर से लिखवा लेता है और उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता है। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार एक तीसरा बॉन्ड पास किया जाता है उसके द्वारा, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और 12 वर्षों के अंत में 1000 रुपये की राशि पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपये 10 आना और 3 पैसे हो जाता है। देखिए आप, 100 रुपये लिए उसने और यहाँ पे देखिए 2028 उसने बना दिए 12 वर्षों के अंत तक, सिर्फ 100 रुपये के। अगर ये तो 100 रुपये का आइडिया लगाया, ज़्यादा लिए तो सोचिए आप कितना गुना होकर के उससे लिया जाता था। अब हम यहाँ पे दक्कन दंगा आयोग के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है ये दक्कन दंगा आयोग। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बिठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 75 में ये दंगे हुए और 78 में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह रिपोर्ट पेश की। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित वाले जिलों में जांच करवाई, रैयत वर्गों, साहूकारों, चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, रैयतों ने अर्जियां दी, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया गया। ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह फिर याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था, और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी, इसमें तो सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार सरकारी रिपोर्टें इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैदिक अभिलेखों या यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर की काल रेखा पढ़ लेते हैं कि पूरी तरह से जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है उसकी काल रेखा को हम शॉर्ट में किस तरह से याद कर सकते हैं। सबसे पहले 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू होता है। फिर 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके क्रियाकलापों को अपने नज़र में रखने के लिए ये एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया और इसे सबसे पहला भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होता है और अब देखते हैं 1800 का दशक। इसमें संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे थे और यहाँ बसने लगे थे। 1818 में बम्बई और दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किया गया जो रैयतों के साथ किया गया। 1820 के दशक में कृषि की कीमतें गिरने लगी। 1840 और 50 के दशक में
बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो जाती है। 1855 संथाल विद्रोह और 1861 कपास में अचानक तेजी का आरंभ होता है, लेकिन 64 और 65 में जाकर के पूरी तरह से यहाँ पे वापस से जो है वो गिरावट आती है। 1875 में दक्कन में दंगे हो जाते हैं। दक्कन के गांवों में रैयतों द्वारा बगावत कर दी जाती है। तो ये हमारा चैप्टर बंगाल और दक्कन की जो राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में। और यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है विलियम प्रिंसेप द्वारा चित्रित 1820 का ग्रामीण दृश्य दक्कन का। ये देखिए, यहाँ पे बैल और ये कृषक इसके पास में, और ये एक औरत, झोपड़े वगैरह गांव के। बंगाल का लग रहा है ये चित्र। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बार बार इस चैप्टर को पढ़िएगा और इसके जो फैक्ट्स है एक एक लाइन को आप इम्पोर्टेंट समझ के याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।